नमस्कार। एआई की दुनिया में तो हर रोज कुछ नया हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि ये जो पूरी तरह ओपन सोर्स एआई मॉडल्स हैं, वो अक्सर बड़ी टेक कंपनियों के अपने क्लोज्ड मॉडल्स से थोड़े पीछे क्यों लगते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि शायद इसका राज सिर्फ ज्यादा डेटा में नहीं, बल्कि डेटा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें छिपा है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से जानेंगे। ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी MLLMs की दुनिया में ना काफी हलचल मचा रहा है। ये वो मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट के साथ साथ तस्वीरें वगैरह भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो ओपन सोर्स एमएलएम्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। वो ये कि जो मौजूदा डेटा सेट्स हैं ना, उनमें काफ़ी नॉइज़ है, मतलब गड़बड़ियाँ, गलतियाँ। और साथ ही जो मुश्किल लॉजिक वाले सवाल होते हैं या जिनमें स्टेप बाय स्टेप सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम चेन ऑफ थॉट या सीओटी कहते हैं, वैसे डेटा की बहुत कमी है। आप ऐसे सोचिए कि आप कोई मुश्किल साइंस की किताब से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें टाइपिंग की गलतियां हों और जो समझाने वाले ज़रूरी स्टेप्स हैं, वो गायब हों। आज के कई ओपन सोर्स एमएलएम्स के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, तो ये बी प्रोजेक्ट इसी प्रॉब्लम का कोई हल लेकर आया है? ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि अगर डेटा को ध्यान से सावधानी से तैयार किया जाए तो एमएलएम्स की जो असली ताकत है वो अनलॉक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। यही उनका मेन फोकस है। तो चलिए फिर इस पूरी कहानी को खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं कि बी प्रोजेक्ट ने आखिर किया क्या है। तो सबसे पहले ये जो नॉइज और कॉटी डेटा की कमी की बात हुई, ये असल में मॉडल्स को कैसे तंग करती है? मतलब ये गड़बड़ियां होती किस तरह की हैं? देखिए, डेटा नॉइज कई तरह की हो सकती है। जैसे फैक्ट्स में गलती होना, या फिर मान लीजिए कोई तस्वीर है और उसके साथ जो टेक्स्ट या सवाल दिया है, उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। टेक्स्ट का बेवजह रिपीट होना, गलत टैग्स लगे होना, या फिर तस्वीरों की क्वालिटी ही बहुत खराब होना, धुंधली सी, अजीब सी, ये सारी चीजें ना मॉडल को सही सीखने से भटका देती हैं। मतलब मॉडल एक तरह से गलत चीजें सीख लेता है। हाँ, बिल्कुल। वो गलत पैटर्न पकड़ लेता है और इसी से फिर वो क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम आती है। हेलुसिनेशन मतलब मॉडल ऐसी बातें करने लगता है जो सच नहीं है या जिनका कोई आधार नहीं है। उसकी लॉजिक लगाने की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है और फिर वो बेकार या इर्रेलेवेंट जवाब देता है। ये ओपन सोर्स मॉडल्स के लिए एक बड़ी रुकावट है। और दूसरी बड़ी कमी, जैसा हमने कहा, वो है मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता। जो टॉप के प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं, जैसे मान लीजिए जेमिनाई 2.5 या GPT-5, वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस समझने में और लंबा चेन ऑफ थॉट इस्तेमाल करने में काफी अच्छे हो गए हैं। अच्छा, मतलब वो किसी प्रॉब्लम पे गहराई से स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं। जी हाँ। और यहीं पर ओपन सोर्स कम्युनिटी थोड़ी पीछे रह जाती है। और वजह वही डेटा की कमी। हाँ, मुख्य वजह यही है। बड़े स्केल पर हाई क्वालिटी लंबे कोटि डेटा की कमी। ओपन सोर्स डेटा सेट्स में ऐसे उदाहरण कम हैं जो मॉडल को सिखाएं कि भाई मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप कैसे देना है। और ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि किस सवाल के लिए वाकई गहरे लॉजिक की जरूरत है और किसके लिए नहीं। तो बी प्रोजेक्ट इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात तो अब वाकई दिलचस्प लग रही है। तो बी प्रोजेक्ट ने इसका क्या तोड़ निकाला? मतलब इस डेटा प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने पेश किया हनी डेटा 15M। ये नाम याद रखिएगा। हनी डेटा 15M। जी। ये करीब 1.5 करोड़, हाँ 15 मिलियन इमेज टेक्स्ट सवाल जवाब के पेयर्स का एक बिल्कुल नया और सबसे जरूरी बात, बेहद हाई क्वालिटी एसएफटी डेटा सेट है। एसएफटी मतलब? सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। मतलब ये डेटा मॉडल को सही उदाहरण और उनके जवाब दिखाकर ट्रेन करने के लिए तैयार किया गया है। 1.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आपने कहा कि क्वालिटी पर जोर है, सिर्फ नंबर पे नहीं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सिर्फ गिनती बढ़ाने का खेल नहीं है। उन्होंने क्या किया, अलग अलग ओपन सोर्स जगहों से करीब 2.4 करोड़ इमेज टेक्स्ट पेयर्स जमा किए। लेकिन फिर उस पर बहुत मेहनत की। डुप्लीकेट्स हटाए गए, कई तरह की क्लीनिंग टेक्निक्स यूज की, कुछ रूल बेस्ड फिल्टर लगाए, जैसे खराब फॉर्मेटिंग या बेकार क्वालिटी की इमेज हटाने के लिए। फिर मॉडल बेस्ड फिल्टर यूज किए, ये पक्का करने के लिए कि तस्वीर और टेक्स्ट का आपस में कोई मतलब भी बन रहा है या नहीं। अच्छा, ये तो हुई डेटा की सफाई। लेकिन वो लॉजिक वाली कमी का क्या? कोटी डेटा की कमी को कैसे भरा? हाँ, यहीं पर उनकी सबसे खास मतलब इनोवेटिव स्ट्रैटेजी सामने आती है, डुअल लेवल कोटी एनरिचमेंट। डुअल लेवल? हाँ, डुअल लेवल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये समझा कि देखिए, हर सवाल को
एक जैसे लंबे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ सवालों के लिए छोटा सीधा लॉजिक काफी है, जबकि कुछ के लिए वाकई गहराई से सोचना पड़ता है। तो उन्होंने 2 लेवल पर कुटी एक्सप्लेनेशन तैयार किए। 2 लेवल कैसे? पहला, शॉर्ट कुटी। ये करीब 1.22 करोड़ सैंपल्स के लिए था। जो आम या मीडियम मुश्किल वाले सवाल थे, उनके लिए छोटे फोकस्ड कुटी एक्सप्लेनेशन बनाए। ये मॉडल को बेसिक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक सिखाते हैं। ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग कुटी। ये करीब 27 लाख सैंपल्स के लिए था। ये उन सवालों के लिए था जो वाकई बहुत मुश्किल थे, जिनके लिए कई स्टेप्स में सोचने की जरूरत थी। इनके लिए डिटेल्ड मल्टी स्टेप कुटी सीक्वेंसेस बनाए गए हैं। ये मॉडल को सिखाता है कि कैसे गहराई से सोच समझकर जवाब देना है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से। वाह! मतलब उन्होंने डेटा को सवाल की मुश्किल के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। ये तो काफी स्मार्ट तरीका लगता है। इससे तो मॉडल फालतू में आसान सवालों पर ज्यादा नहीं सोचेगा और मुश्किल वालों पर फोकस कर पाएगा। बिल्कुल। और इससे वो दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि किन सवालों के लिए लंबे कोटि की जरूरत है। जो सवाल शॉर्ट कोटि से ठीक से नहीं हो पा रहे थे या जिनमें ज्यादा गहराई की जरूरत लगी, उन्हें लॉन्ग कोटि वाली प्रोसेस में डाल दिया। ये एक तरह से डेटा को इंटेलिजेंटली फिल्टर और एनरिच करने का तरीका है। ये तो कमाल है। लेकिन एक बात और, जो प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं उनकी रेसिपी तो सीक्रेट होती है। क्या बी प्रोजेक्ट ने सिर्फ ये बढ़िया डेटा सेट दिया या फिर इसे बनाने का तरीका भी बताया? हाँ, यही इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत बड़ी और मेरे हिसाब से ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए सबसे जरूरी बात है। उन्होंने सिर्फ रेडीमेड डेटा सेट नहीं दिया, बल्कि उसे बनाने की पूरी प्रोसेस, पूरी मेथोडोलॉजी को भी ओपन सोर्स कर दिया है। उन्होंने हनी पाइप नाम की एक डेटा क्यूरेशन पाइपलाइन बनाई है और उसका जो बेस फ्रेमवर्क है, डेटा स्टूडियो, उसे भी डेवलप करके रिलीज किया है। हनी पाइप ये कैसे काम करता है? कोई सॉफ्टवेयर है क्या? आप हनी पाइप को ऐसे समझिए जैसे डेटा तैयार करने की एक ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट फैक्ट्री। ये एमएलएम्स का इस्तेमाल करके डेटा को साफ करने, फिल्टर करने, उसे क्लासिफाई करने, मतलब आसान और मुश्किल सवालों को अलग करने, और फिर उसे शॉर्ट और लॉन्ग कोड से एनरिच करने का पूरा काम काफी हद तक ऑटोमेट कर देता है। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे मॉडल ड्रिवन प्रोसेस से महंगे और धीमे ह्यूमन एनोटेशन पर डिपेंडेंसी कम करते हुए भी हाई क्वालिटी डेटा बड़े स्केल पर बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक बार का डेटा सेट रिलीज नहीं है, बल्कि डेटा बनाने का एक ट्रांसपेरेंट, रिपीट करने लायक और बदलने लायक तरीका है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। एकदम सही कहा आपने। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए सोने की खान जैसा है। अब कोई भी इस पाइपलाइन को यूज कर सकता है, इसे समझ सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकता है। ये एक स्टैटिक डेटा सेट देने से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये लगातार इंप्रूवमेंट और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। ये ज्ञान और तकनीक को सबके लिए खोल देता है। समझ गई। तो मतलब अब पूरी कम्युनिटी न सिर्फ इस बेहतरीन डेटा का इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि उसे बनाने का तरीका भी सीख सकती है और शेयर कर सकती है। ये तो वाकई ओपन सोर्स एआई के लिए एक बड़ा कदम है। अच्छा, तो इस शानदार डेटा और इस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाया? कोई मॉडल भी ट्रेन किया गया क्या इसका यूज करके? हाँ, बिल्कुल। इसी फाउंडेशन पर उन्होंने B8B नाम का एक 8 बिलियन पैरामीटर वाला एमएलएम ट्रेन किया। उन्होंने लावा वन विजन जैसे जो सफल ओपन सोर्स मॉडल हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली और एक अच्छा आर्किटेक्चर चुना, जिसमें एक काबिल लैंग्वेज मॉडल, Qwen38B और एक अच्छा विजन एनकोडर्स शामिल है। और ट्रेनिंग क्या बस डेटा डाल के ट्रेन कर दिया? नहीं, ट्रेनिंग भी काफ़ी सोची समझी थी, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से की गई। उन्होंने एक रिफाइंड 5 स्टेप वाली प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग रेसिपी अपनाई। 5 स्टेप। हाँ, इसका मकसद था कि मॉडल की क्षमताओं को धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बनाया जाए। बेसिक समझ से शुरू करके कॉम्प्लेक्स लॉजिक तक पहुंचा जाए। मोटे तौर पर कहूं तो पहले स्टेप्स में विजुअल और टेक्स्ट की समझ को जोड़ा गया, फिर बेसिक मल्टी मॉडल क्षमताएं डेवलप की गई, फिर सबसे जरूरी स्टेप आया जिसमें हमारे हनी डेटा 15M, खासकर वो डुअल लेवल कॉर्टी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मॉडल को मुश्किल लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई गई। अच्छा। इसके बाद मॉडल को और शार्प करने के लिए एक चुने हुए हाई क्वालिटी सबसेट पर रिफाइनमेंट ट्रेनिंग हुई और आखिर में कुछ और टेक्निक्स जैसे पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यूज करके मॉडल के जवाबों की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को और सुधारा गया, ताकि वो ज्यादा सटीक हो और फालतू बातें रिपीट ना करे। समझ गई। यानी ट्रेनिंग भी डेटा की तरह ही काफी ऑर्गेनाइज्ड थी। तो फिर नतीजे कैसे रहे? क्या ये सारी मेहनत डेटा पर इतना फोकस रंग लाया? नतीजे तो वाकई काफी प्रभावशाली हैं। B8B ने पूरी तरह से ओपन एमएलएम्स की कैटेगरी में नया स्टेट ऑफ द आर्ट सोटा सेट किया है। सोटा मतलब? मतलब कि अपने ग्रुप में, यानी जो पूरी तरह से ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनमें ये अब बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अपने फील्ड में बेस्ट, ये तो बड़ी बात है। क्या इसकी तुलना दूसरे मॉडल से की गई? हाँ, और वो तुलना काफी इंटरेस्टिंग है।
इसका परफॉर्मेंस हाल के कुछ बहुत मजबूत सेमी ओपन मॉडल्स जैसे इंटर्न VL 3.5 8B के बराबर या कुछ केसेस में उससे भी बेहतर पाया गया। सेमी ओपन। हाँ, सेमी ओपन मतलब जिनके वेट्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन्हें किस डेटा पर ट्रेन किया गया, वो सीक्रेट रखा जाता है। B8B का पूरी तरह से ओपन होते हुए डेटा, कोड, मॉडल सब खुला। इस लेवल पर पहुंचना या इसे पार करना, ये ओपन सोर्स एआई के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये किन खास एरिया में सबसे ज़्यादा चमका? कहाँ इसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा? ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहा कॉम्प्लेक्स मैथ्स और लॉजिक वाले कामों में, ठीक वहीं जहां उनके डुअल लेवल कोटी डेटा का असली असर दिखना था। जैसे मैथवर्स नाम का एक मैथ लॉजिक बेंचमार्क है, उस पर इसने 67.0 स्कोर किया, जो पावरफुल इंटर्न VL 3.58B से भी 5.5% ज्यादा है। वाओ! इसी तरह लॉजिक विस्टा, जो लॉजिक बेंचमार्क है, उस पर 61.3 स्कोर किया, जो सेकंड बेस्ट मॉडल से 4% ज्यादा है। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट समझने वाले चाक्सिव जैसे बेंचमार्क पर भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ये तो वाकई जबरदस्त लीप है, खासकर ये देखते हुए कि ये पूरी तरह से ओपन है। लेकिन क्या हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस सिर्फ डेटा की क्वालिटी की वजह से है? कहीं मॉडल आर्किटेक्चर या ट्रेनिंग में ही कुछ खास तो नहीं था? ये बहुत वैलिड सवाल है और बी प्रोजेक्ट टीम ने इसे कंफर्म करने के लिए एब्लेशन स्टडीज भी की हैं। एब्लेशन स्टडीज ये क्या होती हैं? ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें आप अपने सिस्टम या प्रोसेस के कुछ हिस्से हटाकर देखते हैं कि परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या हटाकर देखा? उन्होंने मेनली दो कंपैरिजन किए। एक में उन्होंने अपने डेटा क्लीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बिना, मतलब सीधे रॉ डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल ट्रेन किया, और उसकी तुलना अपनी पूरी प्रोसेस से साफ किए गए डेटा पर ट्रेन हुए मॉडल से की। और दूसरी तुलना में उन्होंने COT एनरिचमेंट के बिना, यानी सिर्फ ओरिजिनल छोटे जवाबों के साथ मॉडल ट्रेन किया, और उसकी तुलना डुअल लेवल COT एनरिचमेंट वाले डेटा पर ट्रेन हुए मॉडल से की। और नतीजे? नतीजे बिल्कुल क्लियर थे। नॉइज फिल्टरिंग हटाने या QT एनरिचमेंट हटाने से मॉडल का परफॉर्मेंस सीधे सीधे कम हो गया, खासकर उन बेंचमार्क्स पर जो लॉजिक और रीजनिंग को टेस्ट करते हैं। इससे ये मजबूती से साबित होता है कि डेटा की जो एक्सेप्शनल क्वालिटी है, खासकर वो डुअल लेवल QT स्ट्रैटेजी, वही B8B की बेहतरीन लॉजिक कैपेबिलिटी का मेन कारण है। ये कोई तुक्का या जादू नहीं है, बल्कि स्मार्ट डेटा इंजीनियरिंग और बहुत ध्यान से किए गए क्यूरेशन का सीधा नतीजा है। समझ गई। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ क्या निकलता है? हमें मतलब एआई में इंटरेस्ट रखने वालों या डेवलपर्स को इससे क्या सीखना चाहिए? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं और मेरे ख्याल से कुछ बड़े टेक अवेज हैं। सबसे पहले, ये AI डेवलपर्स के लिए एक सीधा और साफ मैसेज है। सिर्फ डेटा की क्वांटिटी बढ़ाने के पीछे मत भागिए। स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग सिखाने वाले और हाई क्वालिटी डेटा में इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ ज्यादा डेटा डाल देने से मॉडल मैजिकली स्मार्ट नहीं बन जाता। डेटा कैसा है, उसमें क्या सिखाने की क्षमता है, ये ज्यादा मैटर करता है। और ये शायद जो कॉम्प्लेक्स एआई ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा आसान बनाता है। दिखाता है कि ये क्षमताएं आती कहाँ से हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंटेलिजेंट मॉडल, खासकर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करने वाले मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। ये कोएटी जैसी चीजों को ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। ये दिखाता है कि इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन मेरे विचार में इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और दूर तक असर डालने वाली बात यह है कि उन्होंने सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया है। सब कुछ से मतलब डेटा और मॉडल के अलावा और क्या? सब कुछ मतलब पूरा हनी डेटा 15M डेटा सेट, उसे बनाने वाली पूरी हनी पाइप डेटा स्टूडियो पाइपलाइन और फ्रेमवर्क, पूरी 5 स्टेप वाली ट्रेनिंग रेसिपी, इवैल्यूएशन के लिए यूज किए गए कोड और मेथड्स, और हाँ, B8B मॉडल के ट्रेंड वेट्स भी। अरे वाह! ये सचमुच ओपन सोर्स AI कम्युनिटी को एक अभूतपूर्व तरीके से एम्पावर करने जैसा है। ये सिर्फ मछली देना नहीं है, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है और साथ में कांटा और जाल भी देना है। ये तो वाकई ये साबित करता है कि एक फोकस्ड डेटा क्वालिटी वाले अप्रोच से पूरी तरह से ओपन मॉडल भी दुनिया के बेस्ट प्रोप्राइटरी या सेमी ओपन मॉडलों का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक और रिसर्च पेपर नहीं है। ये ओपन सोर्स AI के भविष्य के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट या रोड मैप पेश करता है। ये एक सस्टेनेबल, अडैप्टेबल स्ट्रैटेजी की बात करता है। ये दिखाता है कि अगर कम्युनिटी मिलके डेटा की क्वालिटी पर फोकस करे और अपनी प्रोसेस और लर्निंग शेयर करे, तो लगातार इनोवेशन पॉसिबल है और ओपन सोर्स AI भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो अगली बार जब कोई एआई की दुनिया में किसी बड़ी कामयाबी के बारे में सुने, तो बी प्रोजेक्ट को जरूर याद रखना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सिर्फ ज्यादा होना काफी नहीं होता,
बेहतर होना, ज्यादा सोचा समझा होना ज्यादा मायने रखता है। ऐसा लगता है कि इस कहानी में डेटा ही असली हीरो है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए उठता है। एआई के डेवलपमेंट के लिए डेटा की क्वालिटी पर इस तरह गहराई से फोकस करना कितना सस्टेनेबल है, कितना स्केलेबल है, खासकर तब जब कंप्यूटिंग पावर लगातार सस्ती और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। और शायद भविष्य में बहुत ज्यादा मात्रा में, चाहे वो कैसा भी डेटा हो, उसे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाए। क्या आने वाले समय में क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का ये बैलेंस फिर से बदलेगा? ये सोचने वाली बात है जरूर। बिल्कुल, ये वाकई एक सोचने वाला पॉइंट है। इस गहरी बातचीत और बी प्रोजेक्ट की इस रोमांचक दुनिया की सैर कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।